हाथों में लाल झंडे हैं। लगातार मांगे की जा रही हैं स्टॉप करप्शन, सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ये जो प्रदर्शन है वो सामने आ रहा है। अब संजीव, आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे, ये जो जेनजी है क्या वो इतनी ताकत भी रखती है कि तख्ता पलट कर सके? देखिए, नेपाल के युवाओं के पास एक उदाहरण है और वो उदाहरण है बगल के बांग्लादेश का। और बांग्लादेश में याद करिए कि क्या हुआ था। अगस्त 2023 की घटना, 5 अगस्त को किस तरह से वहां शेख हसीना को भागना पड़ा था। और वो कौन लोग थे? छात्र आंदोलन ही तो था। तो छात्र आंदोलन की बदौलत ही जो मौजूदा प्रधानमंत्री थी उन्हें देश छोड़ना पड़ा। और वो छात्र आंदोलन इतना प्रबल हो गया कि उसने तमाम सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद एक वैकल्पिक सरकार, जो अभी तक चल रही है, तदर्थ वैकल्पिक सरकार वहां पर बनवाई। लिहाजा एक उदाहरण सामने है नेपाली युवाओं के। दूसरा उदाहरण कौन सा? दूसरा उदाहरण है श्रीलंका का। श्रीलंका में भी आपने देखा था कि किस तरह से वहां के युवा असंतुष्ट होकर के अपनी समस्याओं के निराकरण को नहीं पाते हुए वो पार्लियामेंट चले आए थे और प्रेसिडेंट हाउस चले आए थे और वहां आकर उन्होंने कब्जा कर दिया था। तो छात्रों को अगर सड़कों पर आना पड़ जाए तो उसके बाद दिक्कतें बहुत जबरदस्त हो जाती है सरकारों को। आज ये नहीं पता है कि नेपाल के छात्र कुछ उस तरह से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसी इरादे से, उसी मंशा के साथ वो बाहर आए हैं और चाहते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन हो। ये तो स्पष्ट इस भीड़ की जो नारेबाजी है उससे साफ दिखाई पड़ रहा है। और संजीव, अब नेपाल में ऐसा लग रहा है कि ये जो कर्फ्यू लगना है, ये जो प्रदर्शन है, वो आम बात होती जा रही है। क्योंकि अप्रैल 2025 की बात करें तो नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। कर्फ्यू लगने से भारतीय सीमा को भी सील कर दिया गया था। और अब सितंबर माह में पहुंचे हैं तो जेनजी जो है यहाँ पे प्रदर्शन करती नजर आ रही है। आलम ये हो गया कि संसद भवन की बिल्डिंग जो है वहां पर वो घुसते हुए नजर आ रहे हैं। कर्फ्यू लगाने की एक बार फिर नौबत पड़ गई। यहाँ देखिए, वहां पर जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, सिंह दरबार या फिर शीतल निवास जो प्रेसिडेंट का घर है, ये तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बड़ी सुरक्षा कड़ी होती है। और मैंने काठमांडू में देखा है कि बाकी जगहों पर भले ही लोगों को आराम से घूमने फिरने दिया जाता है, लेकिन इन इलाकों को बड़ी निगरानी में रखा जाता है। और ये राजा के जमाने से होता है। लेकिन आज देखिए कि किस तरह से लोग चढ़े हुए हैं बिल्डिंगों पर, और क्या सिंह दरबार और क्या शीतल निवास, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि कब्जे में आ गया है। अब ये असंतोष, जैसे कि आपने बताया, ये असंतोष कोई आज का असंतोष नहीं है, ये तो लगातार चल रहा है असंतोष। और ये असंतोष ऐसा लगता है कि एक सीमा आ गई थी, प्रेसिपिटेटिंग पॉइंट आ गया था, जहां पर फूट कर ये सड़कों पर उतर गया। ऐसा लगता है कि सरकार इस बात का आकलन नहीं कर पाई कि उसका जो ये फैसला होने जा रहा है सोशल मीडिया को बैन करने का, ये उसे ही बहुत ही ज्यादा भारी पड़ जाएगा। उनकी संख्या अभी बढ़ नहीं रही है, लेकिन एक बारगी जो छात्र बाहर आए हैं वो अभी भी बने हुए हैं, सड़कों पर ही बने हुए हैं। और उन्हें ये लग रहा है कि ये सरकार, ओली सरकार, निकम्मी है और इसीलिए हमें अब लोहा लेना होगा। और देखिए, जब गोली चली है, लोग बाग घायल हुए हैं, छात्र घायल हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ घंटों में ये प्रदर्शन और भी ज्यादा बढ़ेगा आगे। क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि ओली सरकार या उसकी पुलिस कंट्रोल कर पा रही है। इस वक्त सेना नहीं है बाहर, लेकिन पुलिस के हाथ में जितनी ताकत है, ऐसा लग रहा है कि उससे तो कंट्रोल कम से कम युवा नहीं हो पा रहे हैं। मतलब संजीव, इस वक्त क्या अपडेट आ रही है? चूंकि देखिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त नेपाल के काठमांडू में है जो वो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं सोशल मीडिया के बैन को लेकर। छात्र जो हैं वो जेनजी जो है, वो जो आज की जनरेशन है, आज के युवा हैं, वो बड़ी तादाद में सड़कों पर जुटते हैं और उसके बाद प्रदर्शन किया जाता है। आलम ये हो गया कि संसद के भीतर तक वो प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद अब वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस वक्त संजीव क्या अपडेट आ रही है? क्योंकि कर्फ्यू लगाना मतलब प्रतिबंध जो है वो पूरी तरीके से लागू हो जाते हैं, उसके बाद भी प्रदर्शन जारी है। यानी कि साफ तौर पर अब तो सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। देखिए, अभी इस वक्त जो सिचुएशन है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि अभी भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शनकारियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। और कहा यही जा रहा है कि इस वक्त सरकार और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बल्कि केवल टीयर गैस और के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज जगह जगह हो रही है, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, और यहाँ तक कि कुछ जगहों पर गोलियां भी चलाई गई हैं। तो इस तरह से कोई वार्ता हो रही हो, उन्हें समझाया जा रहा हो, इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आ रही है।
जेन जी किससे मानेगा, अभी तक उसके डिमांड क्या हैं, इस तरह का कोई अभी सामने उनकी तरफ से प्रस्ताव भी नहीं आया है। और इस तरह की जो अफरा तफरी की एक सिचुएशन है वो साबित करती है कि ये बड़ा ही एक स्वतः स्फूर्त सुओ मोटो खुद से हो जाने वाला आंदोलन है और इसको स्थिर होने में समय लगता है। और अगर इसे बल प्रयोग के साथ दबाने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर है कि ये अपने आप में बहुत मुश्किल का सबब बन जाएगा। एक रास्ता है और उस तरफ शायद सरकार सोचे कि वो फिर से फेसबुक और एक्स और यूट्यूब और वो जो तमाम प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, उन्हें ऑन कर दे और इस तरह से वो उम्मीद करे कि लड़के वापस अपने अपने घरों की तरफ, अपने अपने हॉस्टलों की तरफ चले जाएं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नेपाल में वही हो गया है जो कि पहले श्रीलंका में और बांग्लादेश में और समय समय पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में होता रहता है। लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन इतना जबरदस्त है कि आप ड्रोन की तस्वीरों में देख सकती हैं कि ऐसा लग रहा है कि हर युवा इस बात से बहुत ही ज्यादा खफा है और वो बाहर निकल आया है और सरकार के पास ऐसे लग रहा है जैसे उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं सिवाय बल प्रयोग करने के। जी बिल्कुल, और 6 कैमरों की नजर से हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें। देखिए, ड्रोन की तस्वीरें जो है वो भी सामने आ गई है। पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए हैं। तमाम जो छात्र हैं वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी संजीव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि अभी भी जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं आई है। कर्फ्यू लगा दिया गया है, दोपहर 12:30 बजे से रात 10 बजे तक ये कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। उसके बावजूद भी अभी भी तितर बितर जो है प्रदर्शनकारी नहीं हुई है। और अभी संजीव, जो मैं पढ़ रही थी कि सरकार ने 28 अगस्त को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करके 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा था, लेकिन रजिस्ट्रेशन चूंकि नहीं कराया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब ने, और उसकी वजह से जो है पूरी तरीके से डिजिटल स्पेस को नियंत्रित करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। तो कहा जा सकता है कि सिर्फ आग में घी का काम जो है वो 28 अगस्त से ही शुरू हो चुका था। अब तो सिर्फ ये सड़कों पर प्रदर्शन देखा जा रहा है और आप ये कह रहे हैं कि ये यही थमने वाला नहीं है। देखिए, ऐसा है कि आप जब बातें कर रही हैं तो ये बातें किनकी हो रही हैं हमें समझना होगा। 17-18 साल के युवा से लेकर के 24-25 साल के युवा, और वो युवा वर्ग जो कि सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया उनके लिए सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि कई बार तो उनकी आजीविका का भी माध्यम है। और लोग बाग आजीविका भी कमाते हैं। बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से इंस्टाग्रामर्स हैं जो अपनी वीडियोस बनाते हैं, बहुत से टिकटॉकर्स हैं जो अपनी वीडियोस बनाते हैं जिन्हें दुनिया भर में देखा जाता है और उनकी आमदनी होती है, उनकी कमाई होती है। युवाओं का एक बड़ा वर्ग आज की तारीख में सोशल मीडिया से जिस तरह से जुड़ा हुआ है, उसे समझने वाला क्या कोई नेता ओली सरकार में है? क्या ओली सरकार को सिर्फ ये लगता है कि ये सोशल मीडिया उनके खिलाफ केवल भावनाएं भड़काने का काम करता है? क्या वो ये समझ भी पा रही है कि सोशल मीडिया उनके जीवन में कितनी बड़ी जगह बना चुका है? और अगर आप सोशल मीडिया को बैन कर देते हैं तो कैसी प्रतिक्रिया होगी? जाहिर है कि इस तरह की समझ नेपाल की ओली सरकार में कतई नहीं थी और इसीलिए उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है। ये फैसला आने वाले कुछ घंटों में और बुरा हो सकता है, क्योंकि अभी इस वक्त ओली सरकार सिर्फ बल प्रयोग करना चाहती है। कोई भी उस तरह का कोई उपाय जिसके जरिए उनकी नाराजगी को दूर किया जा सके, ऐसा ओली सरकार की तरफ से अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। मानकर चलिए कि जब तक ये रेस्टोरेशन नहीं हो जाता है सोशल मीडिया साइट का, तब तक ये भीड़ सड़कों पर ही रहेगी और बल प्रयोग की अपनी एक सीमा होती है। ये तमाम लोग जानते हैं अपने लोगों पर कितनी लाठियां आप चला सकते हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। लिहाजा जल्दी से अगर कुछ नहीं कर पाती है ओली सरकार तो हालात और भी ज्यादा खराब होंगे, क्योंकि अगर प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं तो उनकी तादाद और उनकी भीड़ कितनी है ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जी अच्छा, सवाल संजीव यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है। हालांकि नेपाल की सरकार तो ये कह रही है कि जिन ऐप्स को इस वक्त नेपाल में चलने दिया जा रहा है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया, लेकिन सवाल ये भी है कि चीनी ऐप्स जो हैं, टिकटॉक, वाइबर, वीटॉक, पोको लाइव, ये सारी चीनी ऐप्स हैं, चाइनीज ऐप्स हैं, इनको ये कैसे बचे रहे? और जो बाकी ऐप्स हैं अमेरिका की चूंकि मानी जा रही है और फिर अब तो कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है, धीरे धीरे हो सकता है यूजर्स जो है वो चाइनीज ऐप्स पर ही शिफ्ट हो रहा है, उनकी मजबूरी बन जाए। तो क्या कोई और भी बड़ी चीज है जो शायद आपके नजरिए से हम समझना चाहेंगे? देखिए, चीन का धीरे धीरे बढ़ता दखल खासतौर पर नेपाल में, ये भारत सरकार में और खासतौर पर जो भारत में ओपिनियन मेकर्स हैं उनके लिए चिंता का सबब रहा है।
सांस्कृतिक रूप से भारत और नेपाल के पुराने संबंध हैं, आप जानती हैं। और हमारे यहाँ जो प्रोवर्बियल तरीके से कहा जाता है, बेटी रोटी का रिश्ता है। और ऐसे में इस वक्त एक ऐसे हालात हो जाए जहां पर कि चीन की दखल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, और इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि केवल वहां के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काम करेंगे, केवल वीबो काम करेगा और फेसबुक काम नहीं करेगा, ये नेपाल के युवाओं को स्वीकार नहीं है। और ये स्पष्ट बताता है कि नेपाल ने एक निश्चित यात्रा शुरुआत कर दी है। ये निश्चित यात्रा किस तरफ है कि जो विस्तारवादी नीति है चीन की, उसकी तरफ बहुत स्वेच्छा से प्रधानमंत्री ओली जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ओली को लगता है कि उनकी कुर्सी सुरक्षित तभी रह सकती है अगर वो चीन के संरक्षण में आ जाएं। और इस बात को पूरी तरह से आज स्पष्ट रूप से जाहिर कर दिया गया जब ओली सरकार ने चीनी ऐप्स को तो कायम रखा, लेकिन जो गैर चीनी ऐप्स थे उनको बैन कर दिया। और इसका अर्थ बड़ा सीधा है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो चीन के साथ अपने आप को नहीं जोड़ता है, जो अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं देखना चाहता है, वो जो जानता है कि चीन जिसके साथ जुड़ता है उसका खात्मा हो जाता है, उसकी अपनी स्वाधीनता चली जाती है। और ऐसे में ये वर्ग बाहर आ गया है। और इसीलिए इसे बस केवल सोशल मीडिया ऐप को बैन करने का ही मसला मत मानिए, ये उससे बड़े मामले की तरफ इशारा कर रहा है, एक बड़े प्रदर्शन की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें चीन के खिलाफ भी विरोध है, राजशाही के प्रति समर्थन है, और ये वो वर्ग है जो हमेशा से राजशाही को वापसी चाहता था। और ऐसा लग रहा है कि आज वही गुस्सा, वही उम्मीद, वही नाराजगी, सब कुछ एक साथ काठमांडू की सड़कों पर फूट पड़ा है। इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ओली सरकार समझती है कि उसे चीन बचा लेगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और इस बात को, इस मान्यता को गलत साबित करने के लिए जनरेशन जी जो है वो काठमांडू की सड़कों पर आ गया। और संजीव, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन